Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your अनुष्का मैम और आज मैम आपके लिए मास्टर प्रॉब्लम सीरीज में जो टॉपिक लेकर आई है वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था, दैट इज सॉलिड स्टेट. यस, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यानी कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी थिंकिंग पावर सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. आई एम श्योर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है एंड देन खुद सॉल्व करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में देना है एंड देन अप्रोच देखना है. राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए दैट आरसीसी बैच जो है वो जेई एडवांस स्पेसिफिक है. यस, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं जहां पर आपके सारे के सारे एडवांस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे. राइट, परफेक्ट. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है. मैम साइड हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन को देखना है, खुद ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर देना है. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कहता है द डेंसिटीज ऑफ आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, वन बाय वन हम हर एक चीज को देखेंगे. तो हमें बोला जाता है दैट द डेंसिटीज ऑफ आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार आर 0.96 एंड 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब respectively. If the percentage of occupied space in ice is x, then the percentage of empty space in the water is. ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें सबसे पहले सोचना है कि यार इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. राइट तो यार देखो, सबसे पहले हमें जो जो चीजें दी हैं हम वो लिख लेते हैं. हम सबसे पहले यही करते हैं. परफेक्ट. तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें डेंसिटी ऑफ आइस गिवन है, यस, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0.96 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, हमें वाटर की डेंसिटी गिवन है. यस, तो मैं डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपके सामने लिख देती हूँ, विच इज इक्वल टू 0.99 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. परफेक्ट. इफ द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस इन आइस इज एक्स, यानी कि मुझे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस को मैं OS लिख रही हूँ. ये मुझे दिया हुआ है किसके लिए, ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ आइस. तो ये मुझे आइस के लिए गिवन है. हाउ मच, दिस इज इक्वल टू एक्स. देन द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द वाटर इज, हमें परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट करना है इन वाटर. नाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है. राइट इसको हम कैसे कर सकते हैं, चलो सोचते हैं. यार देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि ना मुझे डेंसिटी दी है और मुझे कुछ ऑक्यूपाइड स्पेस दिया है. राइट, एम्प्टी स्पेस पूछा है, यानी कि अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि यार वाटर का ऑक्यूपाइड स्पेस कितना था, फिर मैं परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट कर सकती हूँ. अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचते हैं. अब आप अगर ऐसे सोचें कि यार डेंसिटी क्या होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर, मान लो मैंने आपको एक क्यूब दिया, इस क्यूब के अंदर अगर ज्यादा स्पेस फिल्ड है एज कंपेयर टू अ सेकेंड क्यूब जिसके अंदर कंपैरेटिवली कम स्पेस फिल्ड है. राइट यानी कि इसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, इसमें एम्प्टी स्पेस कम है. तो जिसमें एम्प्टी स्पेस कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो भरा हुआ है. डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, जितना ज्यादा मेरा स्पेस ऑक्यूपाई होगा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी. राइट हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि और तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. तो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट किया जिसका जितना ज्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी. सो आई कैन से दैट स्पेस ऑक्यूपाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. यस, तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज, और डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से. राइट, दिस विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई के कांस्टेंट लिख दिया. राइट दिस, और यहाँ पर भी वही के कांस्टेंट आएगा. राइट दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ जो हमारा स्पेस हमें गिवन है. राइट तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें डेंसिटीज गिवन है और परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस अगर हम देखें तो हमें सिर्फ आइस का गिवन है. राइट तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ आइस. राइट
एंड यहां पर आ जाएगा ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ वाटर। इतना मुझे अभी तक समझ आया कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। अब मुझे सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। डेंसिटी ऑफ आइस अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन एज 0.96, तो 0.96 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें 0.99 गिवन है। दिस इज इक्वल टू के से तो मैं के कैंसिल कर सकती हूँ। ऑल्सो आपको ऑक्यूपाइड स्पेस एक्स दिया हुआ है ना, तो यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि यार ये तो एक्स होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। परफेक्ट। तो यार अब क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। इजी हो रही है ना चीजें, निकाल सकते हैं हम ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ वाटर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भाई ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ वाटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स इंटू 0.99 डिवाइडेड बाय 0.96। क्लियर है? यस। तो यानी कि अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 32, यानी कि 33 बाय 32x। तो यार अभी तक मुझे क्या मिला, अभी तक मुझे ऑक्यूपाइड स्पेस मिला है वाटर का विच इज 33 बाय 32x। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज। तो यार परसेंटेज क्या होता है, पर 100 होता है, यानी कि 100 में से कोई चीज अगर मैं टोटल 100 ले लूं और मैं कह दूं कि यार उस टोटल 100 में से अगर मैं ऑक्यूपाइड स्पेस सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, राइट। तो यानी कि यहां से मैं बोल सकती हूं कि परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड विच इज 33 बाय 32x। तो ये आ जाएगा 33 बाय 32x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 100 माइनस 33 बाय 32x। अगर हम ऑप्शन देखें तो 100 माइनस 33 बाय 32x हमारे सामने है, दैट इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या वो कैलकुलेशन थी? नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको यहाँ पर ये क्लिक करना था, आपके माइंड में आपको एकदम से ये क्लिक करना चाहिए कि यार डेंसिटी गिवन है और ऑक्यूपाइड स्पेस गिवन है, तो जितना ज्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस होगा उतनी ज्यादा ही तो डेंसिटी होगी, राइट। यानी कि हम उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज कर सकते हैं, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां से ऑक्यूपाइड स्पेस निकाल लिया वाटर का, और ऑक्यूपाइड स्पेस आ गया है आउट ऑफ 100 मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे परसेंट बोला है तो मैंने टोटल 100 कंसिडर किया और ऑक्यूपाइड स्पेस को उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। परफेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है? चलिए परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन द सेम ड्रिल, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर देना है। चलिए अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है दैट पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स इज, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ देखनी है, हमें बोला गया है 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट, राइट। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें 2D डायमेंशंस के अंदर क्या बनाना है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरी ए लेयर होगी, राइट। परफेक्ट। ये हमारी अगर ए लेयर होगी तो ये हमारी बी लेयर हो जाएगी इस तरीके से, और इसी तरह से हम थर्ड लेयर भी बना लेते हैं। अब हमने 2D के अंदर लेयर्स तो बना ली, अब हमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट दिखाना है, राइट। तो लेटर से हमने यहाँ पर हेक्सागोनल अरेंजमेंट दिखाया, ये रहा हमारा हेक्सागोनल अरेंजमेंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यार अगर ये सेंटर से लेकर यहाँ तक, अगर ये सेंटर से लेकर ये r डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी तो r होगा, कोई डाउट नहीं है। यानी कि टोटल जो एज लेंथ है a इज इक्वल टू 2r आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आइडेंटिकल बोला है, यानी कि मुझे पता है कि अगर मैं ये सेंटर से देखूं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे। यस, राइट। तो ये मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। मुझे पूछा गया है दैट व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। हम पैकिंग फ्रैक्शन 2D में कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कि ये जो आपका पूरा हेक्सागन है उसके अंदर कितना एरिया जो है वो स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द हेक्सागन, राइट। तो बेसिकली मुझे यही फाइंड आउट करना है,
इजी है, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ रहे हैं एक हेक्सागन में, और हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ हमें पता है, जो ए है, ए एज लेंथ है, वो हमें 2r पता है, राइट। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आप एरिया की बात करेंगे तो √3/4a² होता है। लेकिन अगर हम हेक्सागन में देखें तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ हेक्सागन वुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू 6 into √3/4a², जहां पर a की वैल्यू 2r हमें गिवन है, तो ये पुट कर देते हैं 6 into √3/4 into 2r², which is equal to 6 into √3/4 into 4r²। 4 से 4 गया, यानी कि 6√3r²। तो हेक्सागन का एरिया तो भाई मेरे पास आ गया है, which is equal to 6√3r²। अब अगर मैं यहाँ पर स्फीयर्स की बात करूँ तो हम स्फीयर का एरिया, मुझे पता है दैट एरिया ऑफ अ स्फीयर, सर्कल है बेसिकली, यहाँ पर हम स्फीयर थोड़ी बोलेंगे, हम तो सर्कल बोलेंगे ना। यस, तो यहाँ पर हम सर्कल लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, स्फीयर तो 3 डायमेंशन में होता है, यस, तो यहाँ पर हम सर्कल लिखते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर सर्कल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल ही तो लिखेंगे, परफेक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल देखें तो कितना होगा यार? एक तो ये पूरा है, राइट, ये मुझे समझ आ रहा है। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये एरिया जो है, ये इतना पार्ट, अगर आप इस इतने पार्ट की बात करेंगे, इसके इतने पार्ट की, ये क्या है? ये 1/3 पार्ट है, राइट, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा आइडेंटिकल है। ये अगर आप एक पर्टिकुलर स्फीयर की बात करें तो ये इतना पार्ट ना एक स्फीयर का 1/3 होता है। अगर ये 1/3 है तो टोटल कितने सर्कल्स हो गए? एक तो ये हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1, नेक्स्ट इज ये देख लेते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 6 ऐसे सर्कल्स हैं जिसका 1/3 पार्ट इसके अंदर आ रहा है। तो अगर मैं 1/6, टोटल 6 है जिसका 1/3 आ रहा है, यानी कि टोटल तो सिर्फ 2 ही हुए, राइट। तो यानी कि अगर आप सर्कल के एरियाज की बात करेंगे तो 2 सर्कल्स का एरिया πr² होता है, राइट। तो πr² into 2, तो 2 सर्कल्स का एरिया तो मैंने ये साइड वाला लिया, लेकिन जो बीच वाला सर्कल है वो तो पूरा का पूरा है ना, राइट, यानी कि इसका तो पूरा एरिया आएगा प्लस πr²। तो यानी कि ये टोटल कितना एरिया हो गया? ये हो गया 3πr²। क्लियर है? यस। तो बस सब कुछ तो आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इजी हो गई यार। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल है। अगर हम यहाँ पर सर्कल का एरिया देखें तो 3πr² है, राइट। इसको आपको किससे डिवाइड करना है? टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन से, जो हम निकाल चुके हैं, विच इज 6√3r²। तो 6√3r², r² से r² गया, ये 1 ये 2, यानी कि π/2√3 जो है वो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन आई है। तो π/2√3 अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इट वाज एन इजी क्वेश्चन। बस आपको अगर अरेंजमेंट्स क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट कंसिडर एन आयनिक सॉलिड Mx परफेक्ट विद NaCl स्ट्रक्चर। देखो यार, यहाँ पर आपको NaCl स्ट्रक्चर गिवन है, यानी कि आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्ट्रक्चर Z। अब आपको एक नया स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है जो Z है, whose unit cell is constructed from the unit cell of Mx following the sequential arrangements given below, right? तो यानी कि जो Z मेरा स्ट्रक्चर है वो Mx से बना हुआ है और वो बिल्कुल NaCl के टाइप का है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर NaCl की बात करूँ तो NaCl स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, ये हम सबको पता है। परफेक्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो
Cl माइनस जो होता है, यार एक बात पता है आपको, कटायंस और अनायन में से अनायंस का साइज बड़ा होता है, राइट। तो Cl जो होता है वो आपका FCC फॉर्म करता है, राइट। आप इस तरह से अगर याद नहीं रहते तो इस तरह से भी याद कर सकते हो कि यार जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा वो वॉइड्स थोड़ी ना ऑक्यूपाई करेगा, वो तो FCC बनाएगा, और क्योंकि Na+ है, स्मॉलर इन साइज है, तो वो क्या कर देगा, वो वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। तो यानी कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ यार, FCC स्ट्रक्चर है यानी कि 1/8 × 8। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि यार 8 एटम्स तो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सॉरी 8 Cl माइनस तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, यस, प्लस, और हर एक का कंट्रीब्यूशन हमें पता है 1/8 होता है, यस, प्लस। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और एक फेस सेंटर पे 6 फेस सेंटर्स होते हैं और हर एक पे कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो क्या मैं इसको यहाँ पर 1/2 × 6 लिख सकती हूँ, यस। तो टोटल हमने यहाँ पर FCC Cl माइनस की बात कर ली। सेम इसी तरह से आप Na+ की बात कर लीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो बॉडी सेंटर पे होता है, राइट, तो यानी कि 1+, बाकी कहाँ होते हैं, एजेस पे होते हैं, एजेस 12 होती हैं, और हर एक के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, तो यानी कि 1/4 × 12। ये तो बेसिक चीजें थी जो हमें NaCl के बारे में पता थी। अब क्वेश्चन हमें बोलता है कि Mx जो है ना वो NaCl के जैसा है, यानी कि मैं अगर बात करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ यार, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, अगर Mx ऐसा है तो ये मेरा M होगा और ये मेरा X होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको बना भी लूँ, बना लेते हैं हम इसे, तो ये हमें क्या बता रहा है, चलिए देख लेते हैं। परफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर इसी तरह की बात करें तो M जो है वो Na+ की जगह पे होगा, राइट। यानी कि ये कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि अगर मैं इसको ब्लू कलर से बनाऊं तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एजेस के बिल्कुल बीच में, राइट। परफेक्ट, सारी एजेस हो गई, नहीं ये हो गया, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो Cl माइनस की तरह X होगा, और X किस किस पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसको हम ग्रीन से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर कॉर्नर, ओके, ये मैम ने गलत बना दिया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, परफेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर और कॉर्नर, परफेक्ट। फेस सेंटर्स तो यानी कि यहाँ पर एक पीछे और एक आगे। ये तो मुझे समझ आ गया कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है। तो चलिए अब जो आगे चीजें बोली हैं वो देखते हैं। फर्स्ट कहता है दैट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि आपको चार्ज बैलेंस, ये चार्ज बैलेंस है, CHARGE बैलेंस, ठीक है। तो ये चार्ज बैलेंस है। तो क्वेश्चन कहता है दैट रिमूव ऑल द अनायंस, सारे के सारे अनायंस रिमूव करो एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, सारे के सारे एनायंस रिमूव करो एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। ये क्या हो गया, हमने तो ये सोचा था कि जो अनायंस है यानी कि Cl माइनस यानी कि X माइनस, यस, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, FCC पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेंटर पे तो अनायंस प्रेजेंट ही नहीं है। ये कैसे हो गया, तो हम कैसे रिमूव करें, क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल नहीं। यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ से वो आपको एक हिंट देना चाहते हैं कि यार जो आप स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ये सोच रहे हैं कि जो आपका M है वो क्या है, Na की जैसा है, और X जो है वो Cl माइनस की जैसा है, वो गलत कंसिडर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होगा, बस उसे उल्टा कर दो। यानी कि इसका मतलब है कि M जो है वो Cl माइनस वाले सारी पोजीशंस पे प्रेजेंट होगा, यानी कि ये FCC पे प्रेजेंट होगा, और X जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होगा। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ दैट जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं वो सारे मेरे X हैं, राइट, और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं वो सारे मेरे क्या हैं, M हैं। क्लियर है। चलिए अब अगर हम सारी चीजें करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, परफेक्ट। तो 1 बाय 1 अब हर एक चीज को हमें सॉल्व करना है। तो अब क्या कहता है, इरेज कर लेते हैं इसे क्योंकि हमें यहीं पर लिखना होगा, परफेक्ट। अब हमें क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि यार आप सबसे पहले रिमूव कर दो सारे के सारे अनायंस एक्सेप्ट दी सेंट्रल वन, यानी कि अब मुझे सारे ब्लू क्या है, ये है सारे के सारे अनायंस, ये एजेस के ऊपर जितने भी है ना ये सारे रिमूव कर देने हैं। एजेस के ऊपर जब होते हैं तो 12 होते हैं और 12 के 12 मैंने रिमूव कर दिए, तो यानी कि अगर मैं x की बात करूं तो कितना रह गया, x तो सिर्फ एक ही रह गया ना,
यस मैम, x तो सिर्फ एक रह गया क्योंकि सारे के सारे एजेस वाले आपने रिमूव कर दिए, परफेक्ट। सेकंड क्या कहता है, दैट रिप्लेस द फेस सेंटर्ड कटायन, जो आपके फेसेस के ऊपर कटायंस हैं, यानी कि ये जो ग्रीन से हमने बनाए हैं, इन सभी को रिप्लेस कर दो द फेस सेंटर्ड कटायंस m बाय अनायंस, इनको अनायंस से रिप्लेस कर दो। चलो अब मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि यार ये तो 1 हो गया, राइट, ये तो सिर्फ 1 रह गया, ये कितना था, ये m जो था वो हमारा किस पे प्रेजेंट था, FCC में प्रेजेंट था, यानी कि ये एक्चुअल में 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 था। अब वो बोलता है कि आपको रिप्लेस कर देना है सारे के सारे कटायंस को फेस सेंटर्ड, यानी कि ये सारे के सारे हट जाएंगे, ये सारे के सारे रिप्लेस कर दो बाय अनायंस, यानी कि ये सारे यहाँ पर चले जाएंगे, राइट, यानी कि मैं बोल सकती हूँ अब हो गया 1/2 इंटू 6। ये धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड हमें जाना है। सबसे पहले उसने बोला कि सारे के सारे वो रिमूव कर दो, मैंने जैसे ही रिमूव किया x सिर्फ एक रह गया। फिर उसने कहा कि आप उसको रिप्लेस कर दो, सारे कटायंस को अनायंस से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो यानी कि यहाँ से मेरे कटायंस तो खत्म हो गए और अनायंस में चले गए, क्योंकि अनायंस ने रिप्लेस कर दिया उन्हें, तो इसलिए मैंने उसको वहां लिख दिया। अभी तक क्लियर होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड कहता है रिमूव ऑल द कॉर्नर कटायंस। अब कॉर्नर में जितने भी कटायंस है सारे रिमूव कर दो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कटायंस कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे ही तो रहे थे, कहते वो भी सारे रिमूव कर दो। तो अगर मैं ये भी सारे रिमूव कर दूंगी तो अब मेरे पास कटायंस तो 0 रह गए, राइट। तो मैं जब तक थर्ड तक पहुंची मेरे कटायंस 0 हो चुके थे, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है दैट रिप्लेस द सेंट्रल अनायन, जो आपका सेंटर वाला अनायन था, यानी कि अब वो x की बात कर रहा है, जो आपका सेंटर वाला अनायन है उसको रिप्लेस कर दो विद कटायन, यानी कि अब इसको तो हटा दो क्योंकि आपको अनायन को तो रिमूव करना है, उसकी जगह पे कटायन लगाना है और सेंटर में है, यानी कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन 1 होगा, यानी कि ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो एंड में मेरे पास क्या रहा, मेरे पास में m था और x था, m मेरे पास 1 रह गया, x की अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3 रह गया, यानी कि m 1 है और x मेरे पास 3 रह गया। एंड तक आते आते रिप्लेस हमने कर दिया है। तो अब वो पूछता है द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ अनायंस। तो यहाँ पर अगर मैं अनायंस देखूँ तो x माइनस मेरा अनायन है, यस, तो कितने अनायंस है 3, तो नंबर ऑफ अनायंस आर 3 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कटायंस। तो अगर मैं यहाँ पर कटायंस देखूँ तो कटायंस है 1 विच इज इक्वल टू 3, राइट। तो बस यहाँ से मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल गया 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। बेसिकली अगर आपको सारी की सारी पोजीशंस अच्छे से क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। एडवांस का ये क्वेश्चन है, PYQ है, यस। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए था वो यही था कि यार ये फर्स्ट लाइन देखते ही आपको समझ आना चाहिए था कि जो हम स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है, राइट। परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस करने में भी मजा आता है, दैट यस हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? परफेक्ट। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन को देखो और खुद ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है दैट सिल्वर एटॉमिक मास है 108, perfect, has an atomic radius of 144 picometers and density is 10.6 grams per centimeter cube. To which type of cubic crystal system silver belongs? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यार सिल्वर है जिसका एटॉमिक मास 108 है, हैज़ एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 144 पिकोमीटर। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं करूँगी 144 पिकोमीटर मुझे दिया है जिसको मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूँगी, यस, क्योंकि डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 144 इंटू पिकोमीटर कितना होता है 10 रेज़ टू दी पावर -12 मीटर्स, यानी कि 10 रेज़ टू दी पावर -10 सेंटीमीटर्स। तो 10 रेज़ टू दी पावर -10 सेंटीमीटर्स आ जाएगा मेरे पास में, कोई डाउट नहीं है। ये हमारे पास आ गया। डेंसिटी हमें गिवन है 10.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यार मुझे डेंसिटी भी गिवन है 10.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
मुझसे पूछा गया है दैट टू विच टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सिल्वर बिलोंग्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज मुझे पता है मैं वो लिख लेती हूँ, मुझे पता है दैट डेंसिटी इज इक्वल टू Z इनटू मास ऑफ वन एटम, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं हम मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल टू A क्यूब, ठीक है। ये तो मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें पता है, मुझे डेंसिटी पता है, राइट, मुझे मास ऑफ वन एटम पता है, लेकिन ना तो मुझे Z पता है और ना ही मुझे A क्यूब पता है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। जो एक सबसे बड़ी गलती हम कर सकते हैं वो यही है कि आप रेडियस को A की वैल्यू समझकर पुट कर दें, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो ये R दिया है वो रेडियस गिवन है ना, आपको एज लेंथ तो नहीं गिवन, राइट और ना ही आपको ये पता है कि FCC है या BCC है, ताकि आप वहां से रिलेशन से फाइंड आउट कर सकें। तो यानी कि अभी बहुत ज़्यादा डाउट है, बिकॉज हमें Z अपॉन A क्यूब दोनों ही नहीं पता है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं ना। डेंसिटी इज इक्वल टू 10.6 इज इक्वल टू Z मुझे नहीं पता तो मैं Z लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय A क्यूब भी मुझे नहीं पता तो इसे भी ऐसे लिख देती हूँ। मास ऑफ वन एटम की अगर मैं बात करूँ तो 108 मुझे गिवन है, राइट। तो 108 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब आप सोचो कि यार और हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को। जब मैं डेंसिटी फाइंड आउट कर चुकी हूँ, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन पता है कैसे निकालते हैं, बिल्कुल पता है यार। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी आपके वॉल्यूम होती है एटम्स की उसको आप डिवाइड करते हो टोटल वॉल्यूम से, दैट इज A क्यूब से, यस। अब एटम्स की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एटम स्फीयर है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इनटू कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, दैट इज योर रैंक। रैंक क्या होता है, Z होता है, यानी कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है दैट इज इक्वल टू Z इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब, राइट। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से Z बाय A क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, यस, और इसको पुट कर दूं इसके अंदर Z बाय A क्यूब के अंदर, राइट। तो मेरे पास रेडियस है 4/3 पाई है, यस। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे ना पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगी, और अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन मिल गई तो क्या मैं आंसर निकाल सकती हूँ, बहुत इजीली मैं आंसर निकाल सकती हूँ, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसे पुट करते हैं। अब अगर हम Z बाय A क्यूब की बात करें तो 10.6 इंटू Na, तो Z बाय A क्यूब इज इक्वल टू 10.6 इंटू Na डिवाइडेड बाय 108, यस, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपको पैकिंग फ्रैक्शन में पुट करना है। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब, और ये हमें वैल्यू पता है तो ये वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 10.6 इंटू एवोगैड्रोज नंबर डिवाइडेड बाय 108 इंटू 4/3 पाई इज 3.14 इंटू आर क्यूब। आर क्या यूज करेंगे, 144 पिकोमीटर्स है, सेंटीमीटर्स में यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू 144 क्यूब इंटू 10 रेज टू दी पावर -30, राइट, परफेक्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पर मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं और मैं यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लूंगी। पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ही आएगी उससे मुझे पता चल जाएगा कि यार किसके, BCC की हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन, FCC की पता है, प्रिमिटिव की पता है, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन के इक्वल ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगी वही उसकी, राइट। उसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस पैकिंग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.73 के अराउंड ये वैल्यू आएगी। 0.73 जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो किसकी होती है, FCC की होती है। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि यार FCC जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो करना कुछ नहीं था, बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है, परफेक्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली इन सब क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट लगाना है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्लिक करना चाहिए कि क्या करना है हमें कि हम अपना आंसर निकाल पाए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, खुद से ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद एन इंटरस्टिशियल एटम एग्जैक्टली फिटिंग एट द बॉडी सेंटर इज। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमें क्या बोलता है? द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि मुझे एक चीज तो पता है कि जो मुझे सिस्टम दिया हुआ है वो एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बेसिकली सारे के सारे एटम्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये मैं स्मॉल बना रही हूँ, एक्चुअल में ये एक दूसरे को टच करते हैं, राइट, परफेक्ट। विद एन इंटरस्टिशियल एटम एग्जैक्टली फिटिंग एट द बॉडी सेंटर, यानी कि एक इंटरस्टिशियल एटम है जो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर बॉडी सेंटर में आपका प्रेजेंट है, राइट। अब आपको बताना है द पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी। अब हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोला है तो मुझे एक चीज़ पता है कि जब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है और ये उसकी एज है, लेट अस से मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, तो एक एटम यहाँ पर होता है और ये इसको टच करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ऐसे ही बनता है कि जब भी आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ये एक दूसरे को टच करते हैं, राइट। तो जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये क्या है? आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, यानी कि जो एज लेंथ है ए, मैं उसको बोल सकती हूँ 2r फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यस। अब अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए ये समझते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, राइट। अब अगर आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के ये एटम्स ड्रॉ करेंगे तो एक एटम इस तरह से होगा, एक एटम कुछ इस तरह से होगा, और इसके बीच में जो ये ग्रीन वाला है जो आपका इंटरस्टिशियल एटम है ये प्रेजेंट होगा, राइट। यानी कि मैं बोल सकती हूँ दैट ये आर रेडियस होगा, ये भी आर रेडियस होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये 2r डैश हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये तो पूरा डायामीटर आ रहा है इसका, तो ये 2r डैश हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट जो √3a है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, √3a इज इक्वल टू, क्योंकि अगर आप इसकी बात करेंगे ये वाला पार्ट क्या होता है, √3a होता है, यस। तो √3a इज इक्वल टू व्हाट, 2r प्लस 2r डैश। यहाँ तक क्लियर है, यस। तो यार अब हम कैसे कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि कितने टोटल एटम्स जो हैं उनकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, राइट। तो यानी कि अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ जो एटम्स है 1 जो एक्चुअली आपके प्रिमिटिव में प्रेजेंट है, प्लस जो दूसरा एटम है उसे मैं 2 लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय a क्यूब, राइट। तो बेसिकली मुझे इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, a इज इक्वल टू 2r आपको गिवन है, तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो चलिए यहाँ पर हम इस r को लिख देते हैं a/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3a इज इक्वल टू 2 इंटू a/2 प्लस 2r डैश। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2r डैश किसके इक्वल आ जाएगा, √3a माइनस a। तो r डैश किसके इक्वल आ गया, √3/2 माइनस 1, और ये आ गया आपका a बाहर, राइट। r डैश मेरे पास है a की टर्म्स में, r मेरे पास है a की टर्म्स में, पुट कर देते हैं, बहुत आसान हो गया, यस। तो चलिए अब हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r डैश क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। अब ये समझो कि मैम आपने ऐसे कैसे लिख दिया, अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम की, राइट, तो सिंपल प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यस। 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक पे 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कितने एटम्स हुए, 1 ही तो हुआ, तो r रेडियस वाला टोटल एटम तो एक ही है। सेकंड, जो r डैश वाला एटम है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो अगर वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो भी टोटल जो एटम होगा वो क्या होगा, 1 ही तो होगा, यस। तो इसलिए मैंने एक की वॉल्यूम यहाँ लिखी, दूसरे की यहाँ लिखी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं 4/3 पाई जो है वो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। r क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, a/2 लिख सकती हूँ, यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगी a/2 क्यूब प्लस 4/3 पाई हम कॉमन ले चुके हैं, r डैश की अगर हम बात करें तो √3/2 माइनस 1 है, राइट। तो चलो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2 माइनस 1 होल क्यूब,
क्लियर है? हमने सही किया है। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ देखें, ओके हमने यहाँ पर 2 से तो डिवाइड किया ही नहीं, करना था ना, यस, तो यानी कि यहाँ पर भी तो 2 से डिवाइड होगा, परफेक्ट। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं। 4/3 इंटू 3.14, ए क्यूब कॉमन ले लूँ सब में से, क्योंकि ये √3/2 ए है और ये भी तो ए ही है, यही है, इसी तरह से हम करेंगे। ए क्यूब, ए कॉमन आ गया था, बाहर है, परफेक्ट, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका ए, राइट। तो ए क्यूब मैं बाहर ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, तो मैं ए क्यूब बाहर ले लूंगी, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई हम कर चुके हैं। अब पीछे अगर देखें तो 1/8 रह गया है, प्लस √3 - 1 यानी कि 1.732 - 1 इज 0.732 डिवाइडेड बाय 8, राइट। इसका क्यूब है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, परफेक्ट। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये पूरा डिवाइडेड बाय ए क्यूब है, तो ए क्यूब से ए क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, परफेक्ट, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.732 को जब हम क्यूब करते हैं, देखो ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी हम 0.732 का क्यूब करते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.39 के आसपास वैल्यू आती है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ले सकती हूँ, तो कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो 0.4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 0.4 डिवाइडेड बाई 8, राइट, परफेक्ट। तो ये 1, ये 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है? यस, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 कैंसिल कर दूं तो 1.74 0.7 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। बहुत सारी अप्रॉक्सीमेट की है मैंने, बट मेरा आंसर जो है वो 0.7 के क्लोज आ रहा है, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 0.7 के क्लोज अगर हम देखें तो यस, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, बिकॉज हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेट लेकर भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यूज जो है वो काफ़ी दूर दूर हों तो, राइट, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी था, सिर्फ हमें एक कॉन्सेप्ट समझना था, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़िए। A body-centered cubic lattice is made up of hollow spheres of B। तो यानी कि हमें बोला गया है कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है जो hollow spheres of B से बना है, राइट। Sphere of solid A are present in the hollow sphere of B. What is the ratio of the total volume of spheres of B unoccupied by A in a unit cell and volume of unit cell? परफेक्ट। रेडियस ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी। तो यानी कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है उसे लिख लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ ए है वो हाफ है ऑफ रेडियस ऑफ बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को समझते हैं ना कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आंसर 1 मिनट में कर दोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, चलो ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो B है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, ऑल्सो वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। ये कौन से स्फीयर्स हैं, ये आपके B स्फीयर्स हैं, राइट। और ये बिल्कुल खाली हैं, खोखले होते हैं ना जो, जिनके अंदर कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल खाली चीजें हैं, राइट। अब वो कहता है कि इसके अंदर आपके ए स्फीयर्स प्रेजेंट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर मेरा ए स्फीयर प्रेजेंट है। ये पूरा भरा हुआ है भाई, इतना है, ले लो। यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ वहाँ पर आपका ए भी प्रेजेंट है, राइट। परफेक्ट मैम, यहाँ तक क्लियर है और आपको इनके दोनों के रेडियस भी बताए हुए हैं। अब वो बोलता है दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स ऑफ बी अनऑक्यूपाइड। देखो अब आपसे ये पूछा है कि जो ये खाली रह गया ना एरिया ग्रीन वाले और ब्लू वाले के बीच का, उसका रेशियो क्या है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ही तो पूछा है, राइट। तो यानी कि बेसिकली मुझे ये खाली स्पेस का एरिया वॉल्यूम बताना है। तो अगर मैं एक स्फीयर की बात कर लूँ, ठीक है, तो एक स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ बी को अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ए से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में ये जो खाली स्पेस है ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा,
परफेक्ट। तो यानी कि ये मैं निकाल सकती हूँ वॉल्यूम 4/3 पाई RB क्यूब माइनस RA क्यूब, ऐसे निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपकी एक स्फीयर की वॉल्यूम आ जाएगी। टोटल स्फीयर्स कितने हैं, बॉडी सेंटर्ड है तो यार कितने टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 ही तो प्रेजेंट होते हैं, 1/8 × 8 कॉर्नर्स वाले प्लस सेंटर वाला 1, राइट। तो यानी कि टोटल 2 है। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कह सकती हूँ यार, रेशियो क्या होगा, बहुत आसान हो गया ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 × ये जो वॉल्यूम हमने अभी फाइंड आउट की 4/3 पाई RB क्यूब माइनस RA क्यूब डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू A क्यूब। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आसान है। कैसे, आपको पता है कि ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है यानी कि मैं बोल सकती हूँ दैट √3A इज इक्वल टू 4RB होगा, राइट। यहां से मैं RB फाइंड आउट कर सकती हूँ विच इज इक्वल टू √3/4A, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। √3/4A अगर आप यहां पर पुट कर देंगे, राइट। RA की वैल्यू क्या है मुझे पता है ना, RA इज इक्वल टू व्हाट, RB/2, यस। तो RB/2 पुट करो और इस RB की वैल्यू इसमें पुट कर दो, राइट, और इसको यहां पुट कर दो, सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखकर मुश्किल लग सकता है बट एक्चुअल में वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्लीज़ अच्छे से लिखो। जैसे ही इन्फॉर्मेशन लिख लोगे बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप समझ आ जाएगी कि कैसे क्या क्या करना है। क्लियर है, परफेक्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और मुझे अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है दैट A to B मॉलिक्यूल्स, मोलर मास आपको 259.8 ग्राम्स पर मोल गिवन है, क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल लैटिस एज शोन इन द फिगर। The lattice constants were A is equal to 5 Armstrong and B is equal to 8 Armstrong. If the density of the crystal is 5 grams per centimeter cube, then how many molecules are contained in given unit cell? Use Na is equal to 6 × 10 raised to the power 23. चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करेंगे। परफेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल लैटिस, तो अब मुझे ये गिवन है, राइट। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लूँ तो इसमें मुझे ये बोला गया है कि ये A है। क्लियर है, ये मुझे A बताया गया है। अब अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जो है आपको 120 बताया गया है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट भी तो 120 होगा, राइट। ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये भी 120 होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट हमें पता है कि इसका और इसका सम कितना होता है, 180 होता है, यानी कि ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो जल्दी से सोचो कि ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 90 है, 90 एंगल है, यस। यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ दैट sin 60 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यस। हाइपोटेनस अगर ये A है तो ये भी तो A ही है, राइट। तो परपेंडिकुलर ये है मेरा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, A sin 60 डिग्री, कोई डाउट नहीं है, राइट। अब अगर आप यहाँ पर इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, बेस इंटू हाइट, यस। तो अगर हम यहाँ पर बेस देखें तो हमारा क्या है, A इंटू हाइट क्या है, A sin 60। तो यहाँ से मेरे को एरिया मिल गया इसका, यानी कि बेसिकली मैं बात करूँ तो मुझे इस पार्ट का एरिया मिल चुका है। अगर आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करना होता है, जो भी आपका ये नीचे वाला एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाती है, यस। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं दैट यार वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, A² sin 60 इंटू B। तो ये मेरे पास पूरी वॉल्यूम आ गई, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो मेरे पास आ चुकी है A² sin 60 इंटू B। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपको ये गिवन है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम भी गिवन है। तो क्या आपको पता है ना दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्या मैं मास फाइंड आउट कर सकती हूँ,
बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी मुझे 5 गिवन है, वॉल्यूम अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास सारी वैल्यूज हैं। ए स्क्वायर साइन 60 इंटू बी, तो यानी कि ए स्क्वायर बी साइन 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 इंटू ए की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 5 एमस्ट्रॉन्ग गिवन है। डेंसिटी मुझे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, यानी कि मुझे डेंसिटी ये जो ए है एमस्ट्रॉन्ग उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 हो जाएगा, यस। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इंटू बी की अगर हम बात करेंगे तो हमें वैल्यू गिवन है 8, तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इंटू नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, राइट। क्लियर है, परफेक्ट। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 5 5 25 25 5, ओके एक सेकेंड रुक जाते हैं, हम इसे हम 4 कर लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये 5 क्यूब इंटू 4 कर लेते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर -24 इंटू √3, राइट। तो सब सही लिखा है हमने, परफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गया मास, राइट। अब आपको क्वेश्चन बोलता क्या है, दैट ये आपका मॉलिक्यूल है, मोलर मास आपको गिवन है, क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल लैटिस shown in the figure, the lattice constants where A and B is this, if density is given, how many molecules। यार आसान हो चुका है, हर चीज बहुत आसान हो चुकी है। कैसे, मास तो आप निकाल चुके हो, क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। हमारे पास में वॉल्यूम मास आ चुका है, तो गिवन मास विच इज 5 क्यूब इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 √3 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको मोलर मास भी तो गिवन है 259.8, यस। तो 259.8, इसको अप्रोक्सीमेटली 260 भी ले सकते हैं, यस। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 260 ले लो आप कैलकुलेशंस के लिए। तो इस तरह से आपके पास में मोल्स आ जाएंगे। पूछा क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछा है। जब मेरे पास मास आ चुका है, मैंने मोल्स भी निकाल लिए हैं, तो क्या मेरे लिए मुश्किल है मॉलिक्यूल्स निकालना, बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना है यार, बहुत आसान होगी ना चीजें। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि आप 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 यूज कर लो। यहां से आपको आपके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, राइट। तो इतना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिर्फ करना क्या था, वॉल्यूम ढूंढना आना चाहिए था। जैसे ही वॉल्यूम ढूंढना आया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया, मास आ गया तो मोल्स निकालिए, मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स निकालिए। यहां पर आपने देखा क्या हुआ, सॉलिड के साथ मोल कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आ गया। तो इसीलिए एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, जहां पर आपके 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक्स जो हैं वो मिक्स होकर क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर बताना है, राइट, यस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन कहता है अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स A एंड B, ठीक है। A फॉर्म्स FCC, perfect packing, and B occupies all the octahedral voids. If all the particles along the plane as shown in the figure are removed, then the formula of the crystal would be। One of the most asked questions, जहां पर आपको कुछ दे देंगे कि यार ये इसका पैकिंग सिस्टम है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ से रिमूव कर दिया तो क्या फॉर्मूला बनेगा। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये। यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें A दिया है और हमें B भी दिया है। हमें पूछा गया है दैट A जो है वो FCC फॉर्म करता है। अब आपको यहाँ पर FCC फॉर्म करने का मतलब क्या है कि कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो यानी कि ये सारे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर्स यानी कि 8 इंटू हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो हम साथ ही ना ये चीजें लिख लें तो आसान हो जाती हैं। प्लस FCC में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो फेसेस पे भी तो प्रेजेंट होते हैं, राइट। फेसेस 6 फेसेस हैं, हर एक फेस पे जब एटम होगा तो हाफ वहां पर शेयर होगा, हाफ यहाँ पर शेयर होगा, यानी कि हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन है। तो 1/2 इंटू 6, ठीक है। A मैंने लिख लिया। B बोलता है कि यार वो ना सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स
में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, चलो इसको ना अलग पेन से ड्रॉ करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, सारी एजेस पे प्रेजेंट होंगे, राइट, और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जो बॉडी के सेंटर में होगा वो तो 1 ही होगा, पूरा का पूरा अंदर ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 प्लस अगर एजेस के ऊपर होता है तो एजेस, एक एज जो है अगर आप अपने रूम की भी एज देखेंगे तो 4 क्यूब्स में शेयर हो रही है, राइट। अगर एक रूम ऊपर भी है, एक रूम इधर है, एक इधर है, एक इधर है, राइट, टोटल 4 में शेयर हो रही है। ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए, अगर ये है तो ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा और नीचे भी होगा, राइट। तो टोटल 4 में शेयर हो रही है और टोटल एजेस होती हैं 12, तो यानी कि 12/4 लिख दूँ कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी तक तो मैंने इनकी पोजीशंस लिखी हैं, अब जो मेरे को क्वेश्चन बोलता है वो मैं करूंगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि अगर सारे के सारे एटम्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, इस प्लेन के अलोंग जो हैं वो सारे रिमूव कर दें, फिर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, चलो देखते हैं। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, तो यार ये चारों तो जाएंगे, कॉर्नर वाले तो चारों ही जाएंगे। तो कॉर्नर वाले कहाँ थे, ए में थे, राइट। तो अब कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन थोड़ी कभी चेंज होती है, कंट्रीब्यूशन तो 8 ही रहेगी, लेकिन 4 पार्टिकल्स गायब हो गए, यानी कि अब यहाँ पर 4/8 रह गया। यहाँ पर एक बार इसको ऐसा ही लिखते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो कॉर्नर वाले रिमूव कर दिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जब प्लेन है तो यहाँ पर ये वाला फेस और ये वाला फेस, मतलब कि एक आपके सामने वाला फेस और एक एकदम लास्ट वाला फेस, इस जिस प्लेन को कट कर रहे हैं वो फेसेस के भी तो एटम्स जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे मैम। तो यानी कि 2 ये जाएंगे, क्या इसके अलावा कोई और फेस को टच कर रहा है, नहीं, यही 2 फेसेस को टच कर रहा है, यानी कि 6 की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट, परफेक्ट। अब हम सेंटर वाले की बात कर लेते हैं, जो सेंटर में है वो इस प्लेन के बीच में आ रहा है, यस, तो यानी कि वो भी रिमूव होगा, तो यानी कि ये भी रिमूव हो गया, तो 0 प्लस एजेस की बात कर लेते हैं। एज अगर हम देखें तो क्या कोई एज को कट कर रहा है, ये वाली एज कट हो रही है और ये वाली एज कट हो रही है, यानी कि 2 एजेस जो हैं वो रिमूव हो रही है, उनके अलावा कोई और एज इस प्लेन में नहीं आ रही है, तो 2 एज को रिमूव कर देते हैं। तो 12 - 2 इज 10/4, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2, राइट, ये हो जाएगा 1/2 + 2 और ये हो जाएगा 5/2। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। 2 + 2 5/2 यहाँ आ गया और 5/2 यहाँ आ गया, तो यानी कि जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, AB। तो AB जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, परफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, परफेक्ट। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो चुका है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन को देखो, खुद सॉल्व करो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन, आर्गन का मास आपको गिवन है 40 ग्राम्स पर मोल इज 1.68 ग्राम पर मिलीलीटर एट 40 केल्विन। If the argon atom is assumed to be a sphere of radius 1.5 × 10⁻⁻8 centimeters, then what percentage of solid argon is apparently empty space? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है। डेंसिटी हमें गिवन है आर्गन की 1.68 ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो उसे लिख लेते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू 1.68 ग्राम्स पर मिलीलीटर। क्लियर है, परफेक्ट। इफ द आर्गन एटम इज अज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर, अब मुझे ये भी बोला गया है कि जो आर्गन एटम है वो एक स्फीयर है, तो यानी कि उसकी वॉल्यूम जो हो जाएगी वो 4/3 πr³ हो जाएगी। क्लियर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड आर्गन इज अपेरेंटली एम्प्टी स्पेस। क्वेश्चन को समझते हैं। मुझे बोला गया है कि यार आर्गन जो है ना, आर्गन के एटम्स जो हैं वो स्फीयर हैं और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, और वो आपसे ये पूछता है कि आर्गन में कितना एम्प्टी स्पेस है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो, आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है यानी कि 1.68 ग्राम्स जो मेरा आर्गन है वो मेरा प्रेजेंट है भाई 1 मिलीलीटर और मैं बोल सकती हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम के अंदर, राइट। तो यानी कि ये मेरी टोटल वॉल्यूम है जिसके अंदर इतना मास ऑफ आर्गन प्रेजेंट है, राइट। अगर आपके पास में आर्गन का मास आ गया है
और आपको आर्गन का मोलर मास पता है, तो क्या आप आर्गन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन मास मुझे 1.68 पता है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास विच इज 40। अब मेरे को यहां से क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये भी पता है कि ये जो आर्गन है इसी आर्गन के एटम्स बने हैं, राइट? तो कितने एटम्स बने होंगे यार? जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो क्या मैं नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकती हूँ आर्गन के? बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1.68 डिवाइडेड बाय 40 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये आ गए आपके नंबर ऑफ एटम्स, राइट? तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, ये जो आपके एटम्स है, उन्हीं की तो वॉल्यूम होगी, राइट? और हर एक की वॉल्यूम 4/3 πr³ है, तो टोटल वॉल्यूम आर्गन के एटम्स की कितनी हो जाएगी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यस, टोटल वॉल्यूम will be equal to number of atoms which is 1.68 by 40 into Avogadro number into volume of one at argon, right? तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई। R की अगर हम बात करें तो हमें 1.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। वेरी गुड, ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। 1.5 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब, ये मेरी टोटल वॉल्यूम आ गई है आर्गन की, राइट? अब आपको यहाँ पर यही समझना था कि यार आपने एटम्स की टोटल वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर ली है, राइट? एटम्स की आपके पास में टोटल वॉल्यूम आ चुकी है और आपको ये भी पता है कि 1 ml के अंदर वो सारे प्रेजेंट है, राइट? तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, ये 1 ml है, राइट? तो क्या हम यहाँ से एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एम्प्टी स्पेस आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब माइनस जो वॉल्यूम आई है आपके एटम्स की, राइट? तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो टोटल वॉल्यूम थी उसमें से एटम्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वो तो इतनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो मुझे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, राइट? तो परसेंटेज पूछा है तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि यार 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कर रहा है, और परसेंटेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनटू 100, राइट? परफेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, चीज़ें बहुत आसान है, उसके बाद में एकदम ऐसे हो जाएंगी। बस फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया कि यार इसको ऐसे करना है, उसके बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने? डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन हमें बोला गया था, तो मैंने डेंसिटी से ये फाइंड आउट कर लिया कि कितना मास ऑफ आर्गन प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम के अंदर। मास ऑफ आर्गन आ गया तो क्या मैं मोल्स ऑफ आर्गन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। मोल्स आ गए तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लिए कि यार एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आर्गन के प्रेजेंट है। हर एक नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं, तो क्या मैं उन नंबर ऑफ एटम्स की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ? अगर मुझे रेडियस गिवन है, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। इस टोटल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे और जो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो उतना हमारा एम्प्टी स्पेस होगा कि नहीं? यस। तो बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC अरेंजमेंट विद द इंटरफेशियल सेपरेशन बिटवीन द एटम्स एट द एजेस 53.6 पिकोमीटर्स। द डेंसिटी ऑफ द सोडियम क्रिस्टल इज। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? दैट सोडियम क्रिस्टलाइज करता है BCC अरेंजमेंट के अंदर, ओके, विद द इंटरफेशियल सेपरेशन बिटवीन द एटम्स एट द एजेस 53.6 पिकोमीटर्स। तो सबसे पहले हम BCC लैटिस फॉर्म कर लेते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। परफेक्ट। यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अब जब भी हम BCC लैटिस की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि यार एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, राइट? एंड और क्या है, एक सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, राइट? ऑल्सो हमें ये पता है कि जो ये 3 है, अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो ये जो 3 एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन BCC के अंदर अलोंग द एज ये जो एटम्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। अगर मैं इसको आपके सामने अच्छे से ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, इनके बीच में कुछ जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, राइट?
सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होगा, प्रिमिटिव के अंदर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन अगर आप बीसीसी की बात करेंगे तो ये तीन एक दूसरे को टच करते हैं, बट ये आपस में टच नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ डिस्टेंस बीच में रहता है अलोंग द एज, राइट। और आपको यही डिस्टेंस जो है वो 53.6 पिकोमीटर्स गिवन है। तो ये डिस्टेंस जो है ये मुझे 53.6 पिकोमीटर्स गिवन है, और मुझसे पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ द सोडियम क्रिस्टल इज। तो डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड, मास लिख लेते हैं इसको, Na से डिवाइड कर देते हैं, और A क्यूब। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज देखूं तो मुझे Z पता है, BCC है तो मुझे पता है कि यार 2 होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, राइट। मास मुझे पता है, Na यस हर किसी को पता है, A क्यूब मुझे नहीं पता, A क्यूब भी तो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको 53.6 पिकोमीटर्स क्या गिवन है, मुझे पता है दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4r, ये r रेडियस, ये पूरा 2r, ये r, 4r इज इक्वल टू √3a। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको ये पता है दैट 4r इज इक्वल टू √3a होता है, राइट, तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट r इज इक्वल टू √3a/4। एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, a होती है एज लेंथ, यस, a माइनस 2r इज इक्वल टू व्हाट, ये भी आपको गिवन है, इट इज इक्वल टू 53.6 पिकोमीटर्स। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, तो 53.6 इंटू 10⁻⁻10, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं दैट यार एक तो आपको पता है a r भी आपको पता है, राइट। तो यानी कि दो आपके सामने वेरिएबल्स हैं और दो ही आपके सामने इक्वेशंस हैं। तो अगर मैं इस r की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो क्या मुझे मेरी एज लेंथ मिल जाएगी a की, बिल्कुल मिल जाएगी। और जैसे ही मुझे एज लेंथ मिलेगी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि क्या होगी डेंसिटी, राइट। क्लियर है, परफेक्ट। तो चलिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर क्या आया। परफेक्ट, यस। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। परफेक्ट, तो देखिए क्वेश्चन को। In an atomic BCC lattice, what fraction of edge is not covered by atoms? तो अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं दैट इन एन अटोमिक बीसीसी लैटिस, एक अटोमिक बीसीसी लैटिस के अंदर क्या फ्रैक्शन ऑफ एज जो है वो कवर्ड इज नॉट कवर्ड बाय एटम्स। तो यार एक चीज देख रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं सबके अंदर अगर हमें स्ट्रक्चर, अगर हमें पूरे लैटिस स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इस सॉलिड स्टेट की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आपको सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स, कैसे एटम्स कनेक्टेड होते हैं, कहाँ वो टच करते हैं कहाँ नहीं, ये सब नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें बीसीसी लैटिस गिवन है, राइट। तो यानी कि बीसीसी लैटिस का क्या मतलब है कि यार ये मेरा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। परफेक्ट, बीसीसी है तो यार कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये टच तो कर रहे हैं बट मैम अभी आपको टच करते हुए नहीं दिखाएंगी, राइट। तो ये बीच में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। अब वो क्या कहता है दैट इन अ बीसीसी लैटिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एजेस आर नॉट कवर्ड बाय एटम्स। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ की थी वही नॉलेज ये यहाँ पर आपकी चेक कर रहे हैं दैट अगर आप बीसीसी लैटिस की बात करते हैं तो ये एटम और ये एटम आपस में एक दूसरे को टच करते हैं जो आपके बॉडी सेंटर के अलोंग होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एज सेंटर के अलोंग की बात करेंगे तो जो ये एज सेंटर वाले होते हैं ये आपस में टच नहीं करते, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे दैट 2r प्लस सम x डैश विल बी इक्वल टू a, राइट। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे दैट 4r इज इक्वल टू √3a,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर से समझो इस बात को कि यार जब भी आप बीसीसी लैटिस की बात करते हैं तो एज के अलोंग एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते। अब वो पूछता है कि क्या फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड रहती है, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a-2r आ जाएगी, राइट, परफेक्ट। तो क्या फ्रैक्शन हो गई यार, a-2r आ गया। क्या मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ a? बिल्कुल, यहाँ से अगर हम देखें तो r आ जाएगा √3/4a, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो ये r की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया x इज इक्वल टू वॉट, a-2 इंटू r। अगर हम देखें तो √3/4a है, तो यहाँ आ जाएगा √3/4a। क्लियर है? यस। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि a माइनस √3a/2, राइट। व्हाट फ्रैक्शन पूछा है, तो यानी कि ये वो फ्रैक्शन है जो अनऑक्यूपाइड है और ये वो पार्ट है जो अनऑक्यूपाइड है। इसको अगर मैं टोटल a से डिवाइड कर दूं तो मुझे फ्रैक्शन पता चल जाएगी। यस, तो यानी कि फ्रैक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, जो पार्ट नॉट कवर्ड है a बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय a। क्लियर है? यस। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस √3/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अगर 1.732 है यानी कि ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2 में से 1.732 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बच जाएगा, 0.2 के आसपास होगा कुछ। तो मैं ऐसे बोल दूं दैट 0.2 डिवाइडेड बाय 2 अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0.1 के क्लोज आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यार हमारे पास में 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 0.11 के, यानी कि हम इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1.732 है, इसको आप 2.00 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 रह जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 में से 7 गया 2, तो यानी कि 0.268 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.134। तो 0.134 जो है वो आपका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बार अप्रोक्सीमेशन से आंसर्स आ जाते हैं, बट कई बार जब बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो विद प्रैक्टिस ये चीज़ें भी आपको क्लियर होने लगेंगी, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए। When heated along 916 degrees Celsius, iron changes its BCC crystalline form to FCC without the change in radius of atom. The ratio of density of the crystal before heating and after heating is. तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बोलता है that when heated alone at 916 डिग्री सेल्सियस iron changes its BCC crystalline form to FCC, यानी कि कुछ BCC crystalline form थी जो उसने FCC में फॉर्म चेंज कर ली विदाउट द चेंज इन द रेडियस। एक बात ध्यान जो रखनी है वो क्या है कि जो आपका BCC का रेडियस होगा वो आपके FCC के रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस चेंज नहीं हुआ है। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग इज, तो ये बिफोर हीटिंग है, ये तो मुझे समझ ही आ रहा है कि ये बिफोर है और ये आफ्टर है, तो मुझे इनकी डेंसिटीज का रेशियो चाहिए, राइट। तो अगर मैं BCC लैटिस की बात करती हूँ तो BCC क्या होता है, हमें पता है दैट BCC के अंदर बॉडी सेंटर में यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं आप, दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4r इज इक्वल टू √3a। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, राइट। यहाँ से अब आपके सामने a BCC आ जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट, a BCC इज इक्वल टू 4r/√3। क्लियर है, राइट। अगर हम यहाँ पर FCC की बात करें तो FCC में क्या होता है, FCC में अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो फेस सेंटर के अलोंग, यानी कि यहाँ पर एटम होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो यानी कि आप फेस डायगोनल के अलोंग देखेंगे। यस, तो जब फेस डायगोनल के अलोंग देखेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं यार, जब √2a जो होगा वो 4r के इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पर जो एज लेंथ होगी वो क्या होगी, FCC की होगी, राइट। रेडियस तो दोनों का सेम ही है, यानी कि अगर हम a ऑफ FCC की बात करें तो वो 4r/√2 के इक्वल होगा,
मैम ये क्यों लिखा है, इसकी क्या ज़रूरत है, अभी समझ आएगा कि ये हमने क्यों लिखा है, राइट। हमें डेंसिटीज़ का रेशियो चाहिए, तो यानी कि डेंसिटी ऑफ BCC रेशियो डेंसिटी ऑफ FCC। डेंसिटी क्या होता है, Z, दैट इज डेंसिटी बेसिकली क्या है कि कितना मास है डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, जितने एटम्स होंगे उनका मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ये अगर BCC की बात करेंगे तो कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टिव एटम्स, एक तो सेंटर में होता है प्लस कॉर्नर वाले 1/8 × 8 यानी कि टोटल 2 होते हैं, तो 2 × मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय A³ राइट, यानी कि ABCC³ रेशियो। यहाँ पर अगर आप FCC की बात करेंगे तो FCC में फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स पे होते हैं, तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है, और कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, तो टोटल अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 4 आएगा, यस। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 4 × m डिवाइडेड बाय AFCC³। क्लियर है, राइट। ABCC की वैल्यू मैंने R की टर्म्स में निकाली थी 4R/√3, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ m से m काट दूँ, दोनों में सेम ही तो है, यस। तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय 4R/√3, तो ये हो जाएगा 4R/√3³ रेशियो 2 डिवाइडेड बाय, अगर आप AFCC की बात करेंगे तो वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4R/√2, यस, तो ये हो जाएगा 4R/√2³। क्लियर है, यस। तो बस अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेडियस तो अगर आप देखेंगे तो आपको इनिशियली ही बोल दिया था कि दोनों के रेडियस जो हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पर आप रेडियस तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ मैंने 2 क्यों लिखा है, 2 तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा ना 2 तो, यस। तो यहाँ तो 1 ही है, परफेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा 1, राइट। तो ये हो जाएगा 3√3/4R³ रेशियो 2√2/4R³, और ऑलरेडी एक 2 है तो यहाँ पर 2 और होएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3√3 रेशियो 4√2, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसको डिवाइड करके आपका आंसर क्या आया। क्लियर है, यस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज बार बार एक ही चीज पे फोकस करूंगी कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से लिखो, उसको ध्यान से समझो, फिर आपको सारी चीजें अपने आप ही कैलकुलेट करनी आ जाएंगी, राइट। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, when NaCl is doped with 10⁻⁻5 mole% of SrCl2, what is the number of cationic vacancies? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बोला जा रहा है कि आपके पास में NaCl था, लेटर से हमारे पास में इस तरह से NaCl स्ट्रक्चर था जिसको डोप कर दिया विद SrCl2, राइट। तो एक चीज आपको समझ आ रही है कि Na को रिप्लेस किया है Sr+2 से, राइट। यानी कि अगर मेरे पास में मैं लेटर से मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा तो ये मेरा Na+ था, यहाँ पर भी मेरा Na+ था और यहाँ पर भी मेरा Na+ था। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक Na+ को मैं रिप्लेस कर रही हूँ विद Sr+2 से, क्योंकि क्लोरीन तो दोनों में सेम है इसलिए क्लोरीन की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ Na+ और Sr2+ की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं रिप्लेस करती हूँ एक Sr2+ से तो मुझे एक चीज तो पता है ना कि चार्ज तो बैलेंस रहेगा, राइट। तो अगर मैं Sr+2 से इसको चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो एक यहाँ पर Sr2+ आएगा तो 2+ चार्ज तो हो गया, राइट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जरूरी होती है, तो यानी कि एक मेरे को खाली छोड़ना पड़ेगा और एक फिर मेरे पास Na+ आएगा। तो बेसिकली मैंने क्या देखा, दैट जब जब मैं Sr+2 को Na+ को रिप्लेस करूंगी Sr2+ से तब तब एक वैकेंसी आएगी। ये समझ आ रहा है कि जब जब आप Na+ की जगह पे Sr+2 को रखोगे तो एक कैटायनिक वैकेंसी आएगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट हर एक Sr+2 के साथ एक कैटायनिक वैकेंसी, राइट। तो यानी कि 10⁻⁻5 मोल्स
अगर आप देखेंगे, या फिर ऐसे समझिए 10⁻⁻5 मोल्स हैं, तो टोटल आपके कितने Sr2+ हो जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं? यस, तो यानी कि टोटल Sr2+ कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने आपके क्या होंगे? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁻5 मोल परसेंट बोला हुआ है, मोल परसेंट बोला हुआ है, यानी कि 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 100 भी तो करना पड़ेगा। यस, ये मोल परसेंट वर्ड तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या बोल रहा है? दैट व्हेन NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁻5 मोल परसेंट। सिर्फ 10⁻⁻5 नहीं बोला, इट इज सेइंग 10⁻⁻5 मोल परसेंट। तो जब मोल परसेंट की बात हो रही है, पर 100 की बात हो रही है, तो डिवाइड होगा बाय 100। यस, जब आपको कभी बोलते हैं दैट यू हैव 2% ऑफ समथिंग, लेट अस से 2% ऑफ x, तो हम क्या कहते हैं? 2/100 ऑफ x। तो अगर मुझे 10⁻⁻5 मोल परसेंट बोला है, यानी कि 10⁻⁻5 अपॉन 100, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10⁻⁻5/100 लिखा, राइट? तो इतने टोटल मेरे Sr2+ होंगे, टोटल Sr2+। मुझे पता है कि जब जब एक Sr2+ आता है तो एक कैटायनिक वैकेंसी बनती है, तो टोटल कितनी कैटायनिक वैकेंसीज बनेंगी अगर इतने Sr2+ हैं? तो बिल्कुल इतनी ही बनेंगी। यस, तो यानी कि 10⁻⁻7 एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज आपकी बनेंगी। और आपसे यही पूछा था दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया 10⁻⁻7 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 10⁻⁻7 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहां पर आपका सॉलिड्स का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट हम इसे पढ़ते हैं ना, जहां पे हम सारी वैकेंसीज पढ़ते हैं, डोपिंग पढ़ते हैं, राइट? तो वो वाले पार्ट को यूज करके आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर हमें इस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस है तो। परफेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है एंड आई वांट कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें, राइट? तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल साइड। तो बोलता कि कौन सा इनमें से क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यार ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल साइड होती कैसी है। ऑक्टाहेड्रल साइड कैसी होती है, चलिए देखते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल साइड की बात करते हैं तो लेट अस से हमारे पास में एक ये एटम है, राइट? तो 6 एटम्स उसको टच कर रहे होंगे, राइट? यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हम ऑक्टाहेड्रल साइड बोलते हैं इस तरह की, राइट? अब आपको यहाँ पर क्या समझना है? अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर मेरी ये ऑक्टाहेड्रल साइड है, राइट, तो ऑक्टाहेड्रल साइड के अंदर क्या होता है, ये जो 4 एटम्स होते हैं ये तो सेम प्लेन के अंदर होते हैं, दीज आर इन दी सेम प्लेन। यस, ये क्या है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये मेरा सेम प्लेन है जहां पर एक एटम 2 3 और 4 पड़े हैं, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं, अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा इस ऑक्टाहेड्रल साइड के अंदर? Which of the following figures represented cross section of an octahedral side? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो हमें रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑक्टाहेड्रल साइड को। तो इसके लिए हमें ऑक्टाहेड्रल साइड की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले हम यही समझेंगे कि यार ऑक्टाहेड्रल साइड क्या होती है। तो चलो लेट अस से कि ऑक्टाहेड्रल साइड की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक एटम यहाँ होता है, एक एटम यहाँ होता है, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर और ये, तो जब ये एटम्स इस तरह से होते हैं जहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सेम प्लेन के अंदर होते हैं, राइट? ये सेम प्लेन के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि ये बहुत बड़ा है, राइट? ये भी बहुत बड़ा है, इस तरीके से ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बीच में जो स्पेस बनेगी, ये जो स्पेस बनेगी ये होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल साइड।
ये एटम इसके ऊपर होगा और ये एटम इसके नीचे होगा, तो बीच में जो स्पेस बनेगी, बेसिकली क्या हो रहा है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक एटम, 4 एटम्स सेम प्लेन के अंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक उनके ऊपर उन्हें टच कर रहा है और एक उनके नीचे उनको टच कर रहा है। तो जो बीच में स्पेस बनती है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल साइट होती है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैम सिर्फ कोशिश कर सकती है, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, बट ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 एटम्स इस तरह से एक दूसरे को टच करेंगे और हम क्या कह सकते हैं, दैट लेट अस अज्यूम कि इसके नीचे एक एटम इसके नीचे है और ये एटम आपको अज्यूम करना है कि इसके नीचे है। ओके, मैं ऐसे करती हूँ, ये ऊपर कंसिडर करते हैं और हम क्या करते हैं दैट इसके नीचे इस तरह से एक और एटम भी है, राइट। तो अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि इनके बीच में कुछ स्पेस बनेगा, वो आपकी ऑक्टाहेड्रल साइट होगी। अब अगर मैं इसको इस तरह से इस प्लेन को कट कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे 4 ये दिखेंगे और एक नीचे वाला एटम दिखेगा, ये जो रेड वाला है, यस। तो यानी कि ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी गलत है क्योंकि नीचे वाला एटम तो कोई दिख ही नहीं रहा, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी गलत है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो यस, ये नीचे वाला एटम है और इसके एक ऊपर वाला एटम है जो हमने जब कट किया तो वो दिख नहीं रहा, राइट। तो यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें करेक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल साइट दिखा रहा है, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने बेसिकली हर एक टाइप के क्वेश्चंस करने की ट्राई की है, बी इट योर अरेंजमेंट, बी इट योर लैटिस स्ट्रक्चर्स, और कुछ भी अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं या फिर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को ही टच कर रहे हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है, बहुत अच्छे से आपको इमेजिन करना आना चाहिए सॉलिड स्टेट को करने के लिए, राइट। आई एम श्योर आज का सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि और कौन से टॉपिक्स पे आप मुझसे मास्टर प्रॉब्लम सीरीज चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।